लास्ट क्लास में से किसी को पूछना है? जो हमने तकरीबन 8 सेक्शंस पढ़ लिए थे तो पूछ लें, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। और आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना पेपर ऑर्डिनेंस एंड भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9 से, फंड। क्योंकि हमने लास्ट सेक्शन में मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सारी चीजें पढ़ ली थी, एमडी। तो अब फंड पे बात करते हैं, जो कि हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था। और सेक्शन 2 में फंड का लिखा हुआ था कि कोई भी फंड, देखिए, पब्लिक फंड मीन्स द फेडरल consolidated fund and the public accounts of the federation and includes funds of interest which are owned or controlled by the federal government। ये पब्लिक फंड था, ये रहा। सेक्शन डी में था फंड। फंड मींस द फंड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 9। कोई भी फंड जो सेक्शन 9 के तहत एस्टैब्लिश हुआ उसको हम यहाँ पे फंड कहेंगे। अब सेक्शन 9 क्या कहता है कि किस चीज को आपने फंड कंसीडर करना है या किस तरह से आपने फंड एस्टैब्लिश करना है, ये सेक्शन 9 हमें बताता है। और सेक्शन 9 कहता है कि देयर इज हियरबाय एस्टैब्लिश अ फंड टू बी नोन एज द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड which shall vest in the authority and shall be utilized by the authority to meet the charges in connection with its function under this ordinance। कहते हैं कि एक फंड एस्टैब्लिश किया जाता है जो कि पेपरा फंड कहलाता है, और वो पेपरा को यूटिलाइज्ड होता है ताकि पेपरा प्रॉपर तरीके से अपने तमाम फंक्शंस को सरंजाम दे सके, प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस कर सके। ठीक है। To the credit of the public procurement authority, the fund shall be placed comprising। अब बता रहे हैं कि किन किन चीजों पे वो फंड मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है। पहला, such sum as the federal government may from time to time allocate to its annual budget। देखिए, बजट की फिगर से आप लोग वाकिफ होंगे। ठीक है। कोई भी फंड जो फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एलोकेट करे आपको बजट के अंदर, वो भी फंड का पार्ट बनता है। ठीक है। कोई भी अमाउंट जो टाइम टू टाइम आपको एलोकेट होता रहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली, वो भी है। दूसरा, ग्रांट्स। देखिए, ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट्स बेसिकली एक तरह से समझ लें रिलीफ ही होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको किसी प्रोजेक्ट वगैरह में मिलते हैं। ठीक है। आपको किसी प्रोजेक्ट वगैरह में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के ऊपर ग्रांट्स दे रहा होता है। ठीक है। कि कोई भी रिसर्च होती है उसको ये बोलते हैं भाई इतना फंड हम इन्वेस्ट करेंगे, इतना हम करेंगे। अच्छा, ये सब्सिडी से थोड़ा डिफरेंट होता है। आप इसको सब्सिडी नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक डिफाइंड पर्पस के लिए होता है। कि आपका पर्पस होता है उस पर डिफाइंड होता है, और ये ग्रांट होता है। अच्छा, नॉर्मली ग्रांट जो है वो आपको दे दिया जाता है पहले, तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं या आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। सब्सिडी की अगर हम बात करें ना, तो सब्सिडी थोड़ी डिफरेंट होती है। सब्सिडी आपको टैक्स रिलीफ की सूरत में भी मिल सकती है। ठीक है। सब्सिडी आपको एक्सपोर्ट रिलीफ की सूरत में भी मिलती है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो यूनिट है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो वो भी सब्सिडी है। और ये एक लॉन्ग टर्म होती है। तो सब्सिडी में अक्सर पे बैक भी हो रहा होता है, लेकिन ग्रांट नॉर्मली जो है पे बैक नहीं होते। आपको एक प्रोजेक्ट, एक खास मकसद के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत, एक डिफाइंड प्रोजेक्ट के तहत एक ग्रांट दे दिया जाता है कि ये इस प्रोजेक्ट का ग्रांट है, ये जो हम दे रहे हैं, और बाकी जो है वो आपको देंगे। फॉर एग्जांपल, एक 40 लाख का प्रोजेक्ट है, तो HEC उस पर कहता है भाई 20 लाख हमारी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट पे आपका खर्चा वर्चा देंगे। ठीक है। 20 लाख आप अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से दें। तो ग्रांट को थोड़ा इस तरह से समझे कि ग्रांट भी एक तरह से रिलीफ होते हैं, लेकिन थोड़े से सब्सिडी से डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, फिर इनकम फ्रॉम आगे, बल्कि आप अकाउंटिंग में भी IAS 20 पढ़ेंगे अपना गवर्नमेंट ग्रांट्स का, तो वहां पे आप अकाउंटिंग भी इसकी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो IAS 20 है। ठीक है। वहां पे आप और डिटेल्ड में भी इसको पढ़ेंगे, ग्रांट्स क्या होते हैं। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय द अथॉरिटी। ठीक है। अब अथॉरिटी के पास जो फंड होगा, लाजमी सी बात है, जैसे आपके पास कुछ फंड होते हैं, कुछ सरप्लस कैश होते हैं, तो इसी तरह आप भी उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद औकात आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बाद औकात आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है वहां से कुछ रिटर्न आपको आता है, डिविडेंड या किसी भी सूरत में इंक्रीज इन कैपिटल गेन, कुछ भी हो सकता है, आपको इंक्रीज मिल रहा होगा।
ठीक है। तो इसी तरह कंपनीज का भी होता है नॉर्मल के, कंपनीज भी क्या करती हैं, अपने जो एक्सेस फंड होते हैं उनको अपने पास रखने से बजाय उनको इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनसे मजीद फंड जनरेट हो। यही अथॉरिटी भी करती है कि अथॉरिटी ने भी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी और इस इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न मिलेगा तो वो भी फंड का पार्ट बनेगा। मतलब फंड में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई, एक तो वो फंड हो गया जो कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एलोकेट कर रही है आपके बजट में टाइमली, दूसरा ग्रांट्स वगैरह अगर आपको कोई मिलने के प्रोजेक्ट के तहत, तीसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय अथॉरिटी कि अगर अथॉरिटी ने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई थी तो वहां से भी अगर कोई इनकम मिल रही है तो वो भी फंड का पार्ट है। तो इन चारों चौथी चीज सबसेक्शन डी, all other sum or properties which may in any manner become payable to or vest in the authority in respect of any matter। इसके अलावा, इन तीन के अलावा कहते हैं कोई भी ऐसा सम, कोई भी ऐसा अमाउंट जो अथॉरिटी को पेबल हो, मतलब अथॉरिटी को लेने हो, ठीक है, वो अथॉरिटी को लेने हो किसी से भी, तो वो भी फंड का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है। तो पहले तीन में उन्होंने बकायदा पॉइंट्स बताए, चौथे में उन्होंने फिर एक बड़ा एरिया कवर कर लिया कि कोई भी चीज अगर इन तीनों में नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे कि ये सम अथॉरिटी को मिलना है, अगर ये मिलना है तो ये चौथे पॉइंट के तहत फंड का पार्ट बन जाएगी। तीसरा सबसेक्शन 3 है 9 का, द अथॉरिटी व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स अंडर द ऑर्डिनेंस shall exercise highest sense of prudence as far as expenditures are concerned। ठीक है। अब कहते हैं कि भाई जब भी अथॉरिटी वो फंड यूज करेगी तो देखें उन्हें प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए करना है, मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच से उस फंड को खर्च करना है। ऐसा ना है कि आपके खुले हाथ से खर्च करना है कि चलो दूसरे का पैसा है खुले हाथ से खर्च करते रहो, ये काम नहीं करना। आपने वैसे ही खर्च करने होते जैसे कि आप अपने पैसे खर्च करते, आप प्रूडेंस को अप्लाई करते हुए करते। जैसे कि आप अपनी सैलरी खर्च करते हैं, ठीक है, आप अपना अगर फॉर एग्जांपल आप दोस्तों को ट्रीट देंगे तो आप कैसे देंगे, इसी तरह जब दोस्त भी ट्रीट दे तो आपको सोचना चाहिए। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि अथॉरिटी को भी ये सोचना चाहिए कि फंड जब वो यूटिलाइज करेगी तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रूडेंस पे रहना है, कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच पे देख देख के फंड को इस्तेमाल करना है कि मिनिमम से मिनिमम में काम हो। ठीक है। प्रूडेंस का मतलब यही हुआ, कंजर्वेटिव अप्रोच पे रहना है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज हो। क्लियर है सेक्शन 9? अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10, एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द फंड, के कौन से एक्सपेंडिचर है जिनको आप फंड से, फंड के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फंड में से यूज करेंगे आप, किन एक्सपेंडिचर के ऊपर उस फंड को आप यूज करेंगे। अब सेक्शन ए में आए कि फंड किन किन चीजों में यूज हो सकते हैं, देख लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन 10 का सबसेक्शन ए, पेइंग एनी एक्सपेंडिचर lawfully incurred by the authority relating to remuneration of its members, employees, advisor and consultants of the authority, including provident fund contribution, superannuating allowances or gratuities, legal fees and cost as well as other fees and cost। कह रहे हैं कि जो भी अथॉरिटी के लीगल एक्सपेंडिचर, सॉरी लॉफुल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि लोगों को सैलरीज देना जो कि उसके मेंबर्स वगैरह हैं, लोगों को प्रोविडेंट फंड देना। ठीक है, प्रोविडेंट फंड देखिए, प्रोविडेंट फंड भी एक कैलकुलेशन होती है, होता क्या है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सैलरी होती है, उस सैलरी में से प्रोविडेंट फंड भी कटता है। प्रोविडेंट फंड इस तरह से एक फंड क्रिएट किया जाता है कि एम्प्लॉय को आफ्टर सर्विस बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट उसको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिले ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। तो यही इसके पीछे एक पर्पज होता है, एक बेनिफिट होता है। ये किस तरह से बनता है ये प्रोविडेंट फंड, कि अगर 100 रुपए आपकी सैलरी में से कट रहे हैं तो 100 रुपए एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी मिलाएगा। 100 आपकी सैलरी में से काटेगा, 100 रुपए अपनी जेब में से मिलाएगा और 200 रुपए उठा के मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उस पर भी एक इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसको देखें कटे 100 रुपए थे लेकिन मिले उसको ज्यादा पैसे मिल रहे। क्यों मिले? क्योंकि 100 रुपए तो आपकी जेब से कट रहे थे, 100 रुपए एम्प्लॉयर दे रहा था और इसके अलावा जो इंटरेस्ट था वो भी उसके अंदर शामिल हो गया।
ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, ग्रेजुएटी भी इसी तरह होती है कि आपके आफ्टर सर्विस बेनिफिट होता है कि भाई जब आप सर्विस अपनी खत्म कर देते हैं तो आपको एक ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है कि भाई इतनी आपकी ग्रेजुएटी बन रही है, ये आपका अमाउंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती हैं कि ईयरली ग्रेजुएटी को ड्यू करती है कि जब आप 1 साल कहीं पे सर्विस कर लेते हैं तो आपको 1 साल की तनख्वाह आपकी ग्रेजुएटी में जाती है। ठीक है, मतलब समझ लें 1 साल में आपको 13 सैलरियां मिलती हैं, लेकिन 12 वो उसी वक्त पे कर देते हैं, एक सैलरी अपने पास वो जमा करते रहते हैं कि जब आप रिटायर्ड होंगे तो हम आपको ये दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा तमाम लीगल फीस जो भी उनकी होंगी या कॉस्ट या लीगल फीस एंड कॉस्ट एज वेल एज द अदर फीस एंड कॉस्ट। ठीक है, तो लॉफुल एक्सपेंडिचर हो गए सारे के सारे, जैसे कि रेम्युनरेशन सैलरीज हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुएटीज हो गई, कोई भी लीगल फीस या कॉस्ट हो गई या दूसरी कोई भी कॉस्ट हो गई। ठीक है, वो तमाम की तमाम उस फंड में से पे ऑफ कर सकती है। दूसरा B point, paying any other expense, cost or expenditure properly incurred or accepted by the authority in the performance of its function or the exercise of its powers under this ordinance। कह रहे हैं कि जो भी फंक्शन अथॉरिटी को असाइन किए गए हैं जो कि उसने परफॉर्म करने, उनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर अगर होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो वो भी अथॉरिटी उसके अंदर से पे कर सकती है। C, purchasing or hiring equipment, machinery, any other work undertaking in the performance of its function or the exercise of its power under the ordinance। कोई भी फिक्स्ड एसेट वगैरह जो है परचेज अगर कंपनी कर सकती है, सॉरी अथॉरिटी को परचेज करना है, तो वो भी उसके लिए भी ये फंड यूटिलाइज हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, इन तमाम के लिए भी ये फंड यूटिलाइज होगा। रीपेइंग एनी फाइनेंशियल अकोमोडेशन रिसीव्ड, अगर कोई भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी को कोई लोन वगैरह कोई भी ऐसी चीज मिली थी, आज उसका पे बैक है, तो वो पे बैक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उस वक्त किसी से बोरोइंग की थी, आज वो पे ऑफ करना है, तो वो भी आप इस फंड में से पे ऑफ करेंगे। फिर जनरली एंड पेइंग एनी एक्सपेंस फॉर कैरिंग इनटू द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रोविजन, और इसके अलावा ये जो ऑर्डिनेंस हमने पूरा लिखा है, इसके किसी भी प्रोविजन को इफेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी प्रोविजन को फॉलो करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी उस फंड में से ही यूज होगा। ठीक है, वो भी पूरा का पूरा उस फंड में से यूज होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, पूछ पूछ के असल में मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्डिनेंस है, तो थोड़ा सा आप कह लें कि उसके मुकाबले में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो क्योंकि आपने इस तरह की वर्डिंग्स पहले पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ के आगे बढ़ा हूँ। सेक्शन 11 पे आते हैं, पावर टू ऑब्टेन फाइनेंस एंड रिसीव ग्रांट्स। अब जो उनकी पावर है फाइनेंस या ऑब्टेन रिसीव करने की, उसको हम देख लेते हैं। The authority may from time to time with the approval of the federal government accept grants from entities both domestic and international, including multilateral agencies for meeting any of its obligation or performing of any of its function। देखिए ग्रांट्स जो है उनको नेशनली भी मिलते हैं, नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट है जो बाहर के उस से आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको कोई ग्रांट मिल रहा होगा। तो ये तमाम चीजें अथॉरिटी रिसीव तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, कोई भी ग्रांट वगैरह, कोई भी, भले डोमेस्टिक हो या भले इंटरनेशनल हो। ठीक है, मल्टीलेटरल एजेंसीज मतलब 2-3 जगह के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हो गई, इस तरह के मिलके कर रही हैं अपनी ऑब्लिगेशंस वगैरह की किसी भी लिए, तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट का। मतलब जो उनकी पावर है, फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना वो कोई भी ग्रांट नहीं ले सकते, फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सेक्शन 12 है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत आसान सेक्शन है, वही बात है कि भाई जो भी सरप्लस फंड होगा, the authority may invest its surplus fund in accordance with the instruction of federal government। तो फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उनके पास सरप्लस फंड या एक्सेस फंड कहें हम, ठीक है, जो भी उनके पास एक्सेस फंड बनेगा उसको वो फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सेक्शन 13 पे हम आते हैं, बजट एंड अकाउंट्स। The authority shall cause
its accounts to be maintained properly and respect of each financial year, submit for approval of the federal government by such date and in such form as may be specified by the federal government, a statement showing the estimated receipts, ठीक है, and the current expenditure and the sums to be required from the government during the next financial year. बेसिकली देखें बजट बनते इसीलिए हैं कि हम देख सकते हैं, अगर नॉर्मल जिंदगी में भी हम देखें तो बजट किस लिए बनता है? बजट इसलिए बनता है कि हम अपने एक्सपेंसेस वगैरह को कंट्रोल कर सकें और एक्सपेक्ट कर सकें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। बेसिकली ये परफॉर्मेंस मेजर ही होता है ना, कि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आगे, हमें कितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा, कौन से हमारे एक्सपेंसेस है जो इनकर होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बजट यही देख के बनाती है कि भाई किस तरह से हमारे एक्सपेंस होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट का और प्राइवेट के बजट में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। प्राइवेट जब आप अपना बजट बनाएंगे पर्सनली तो आप इस तरह से बनाएंगे, आप पहले अपनी इनकम को देखेंगे, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस देखेंगे। गवर्नमेंट जब बनाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पहले एक्सपेंसेस को देखती है, बाद में वो इनकम को देखती है, क्योंकि उसी की बेस पे तो फिर वो टैक्स रेट इंक्रीज और डिक्रीज और बाकी चीजें और रेट्स वगैरह ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट्स में और प्राइवेट बजट में थोड़ा सा फर्क होता है इंडिविजुअल बजट में, ठीक है। इसी तरह पेपरा है, पेपरा का भी अथॉरिटी का भी यही काम है कि वो भी अपना एक प्रॉपर बजट बनाएगी, ठीक है, जो कि अप्रूवल के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के, पहली बात तो वो हर फाइनेंशियल ईयर में इस बिगिनिंग में ही फेडरल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए जमा कराएगी कि एक बजट अप्रूव कराना है कि भाई इस साल हमने इतनी चीजें परचेज करनी है, ये हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, ये हमारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं जो हमें पेमेंट रिसीव होंगी। इसके अलावा अब इतना अमाउंट जो है हमारा डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारा डेफिसिट होगा फिर वो गवर्नमेंट पूरा करेगी, जो भी होगा, या जो भी हमें मजीद गवर्नमेंट से पैसे चाहिए वो उसमें मेंशन होगा, ठीक है। इसी तरह जो उसी की बेस पे फिर देखेगी गवर्नमेंट, अगर सरप्लस कोई आता है तो फिर वो लाजमी बात है इंस्ट्रक्शन करेगी कि इसको आप कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो एक तो बजट की बात हो गई, दूसरा जो अकाउंटिंग इन्होंने करनी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है वो भी बिल्कुल प्रॉपर रखनी है कि तमाम एक्सपेंसेस प्रॉपर रिकॉर्ड हो, तमाम इनकम प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो ये तमाम चीजें भी इन्होंने करनी है, एक नॉर्मल कंपनी की तरह ये दोनों चीजें करनी है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सेक्शन 14 जो कि रिलेटेड है सेक्शन 13 से, the authority shall cause proper accounts to be kept and shall after the end of each financial year cause to be prepared for the financial year a statement of accounts of the authority which shall include a balance sheet and an account of receipts and expenditure। देखिए, अथॉरिटी पूरा अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखेगी, उसके बाद हर साल के आखिर में वो अपनी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सबमिट कराएगी गवर्नमेंट को, ठीक है। ये दोनों चीजें गवर्नमेंट को सबमिट कराएगी फेडरल गवर्नमेंट को। क्लियर है यहां तक? सेक्शन 15 पढ़ते हैं। The accounts of the authority shall be audited every year by the Auditor General of Pakistan, ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा नाम है, आपने भी सुना होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एजीपी। जो भी अथॉरिटी के अकाउंट जो वो फाइनेंशियल ईयर पे सबमिट करा रही थी फेडरल गवर्नमेंट को, वो ऑडिट करेंगे कौन? अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वो उसको हर साल ऑडिट करेगा। क्लियर है 15 सेक्शन? तो फिर हम चले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 5 रेगुलेटरी एंड अदर प्रोविजंस। अब देखें, अगर गौर करें तो इसमें कुछ सेक्शंस जो है ना वो बहुत ही आसान है। इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब रेगुलेटरी एंड अदर प्रोविजंस की हम बात करेंगे कि रेगुलेशंस किस तरह से होंगी। देखिए, पहला है इंफॉर्मेशन, कि रेगुलराइज किस तरह से करेगी चीजें। अब ये पढ़ना है हमने कि अथॉरिटी को रेगुलराइज किस तरह से करनी चाहिए। पहला इंफॉर्मेशन का सेक्शन है 16। The authority may call from any information required by it for carrying out of the purpose of this ordinance from any person of any institution in the public procurement activities, and any such person or institution shall provide the required information called by the authority. अथॉरिटी इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के लिए किसी भी शख्स को किसी भी इदारे से जो कि पेपरा के उसमें आता हो डोमेन के अंदर, ठीक है, कॉल कर सकती है और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांग सकती है, और ये उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर
The authority shall furnish to the federal government such information with respect to the policies and procedures it is pursuing or purpose to pursue in the performance of any of its function under this ordinance as the federal government may from time to time require. और अथॉरिटी जो है वो इंफॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ जो कि वो फॉलो कर रहे हैं या जो वो फॉलो करेंगे अपने फंक्शंस के साथ वो फेडरल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जमा कराएगी जब भी फेडरल गवर्नमेंट उनसे रिक्वायर करेगी। ठीक है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो अथॉरिटी से रिक्वायर करेगी और उसके सिलसिले में अथॉरिटी को जिस शख्स से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अथॉरिटी उससे कॉल कर सकती है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को मिलेगी वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ और जो भी फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया उसके साथ वो फेडरल गवर्नमेंट को जमा कराएगी अगर फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो। एनुअल रिपोर्ट, अब देखिए ये जिस तरह से डेज आ रहे हैं ना विद इन 180 डेज, इसको हाईलाइट करें, ये चीजें एमसीक्यूज में उठ के ज्यादा आ जाती हैं। विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर the authority shall cause a report to be prepared on its activities, including inquiries and investigations made by the authority under this ordinance during that financial year and releases to the public after it has been seen by the cabinet। ठीक है जी, 120 दिन के अंदर हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे 120 दिन के अंदर अथॉरिटी जो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराएगी जिसमें तमाम इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें होंगी जो कि उन्होंने पूरे साल में करी होंगी और उसके बाद वो कैबिनेट देख के पब्लिक कर देगी। कैबिनेट उसको एक दफा देखेगी और उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट याद रखें, विद इन 120 डेज एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर अथॉरिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट जमा कराएगी जिसमें वो तमाम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सारी चीजें होंगी जो कि उन्होंने पूरे साल करी है और कैबिनेट को जमा कराएगी और कैबिनेट उसके बाद उसको फिर देखने के बाद पब्लिक कर देगी कि पब्लिक भी उसको एक्सेस कर सके। ठीक है जी, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ, मिसलेनियस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ। अब जो बाकी ऊपर आपने बोर्ड वगैरह तो पढ़ लिया था, ठीक है, ऊपर आपने बोर्ड वगैरह तो सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, अब जो बाकी की चीजें उनको हम देखते हैं कि बाकी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी ठीक है, एक मिनट भाई, जैसे कि चैप्टर नंबर 18 पे है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ के बाकी के लोगों की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। The authority may from time to time and within its resources appoint such officers, servants, advisor, concerned experts as it may consider necessary for performance of its function। कि अथॉरिटी जो है वक्तन फवक्तन अपने जो भी उनकी रिक्वायर्ड पर्सनल होंगे, जो भी उनको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उनको अपॉइंट करेगी। ठीक है, ऑफिसर रिक्वायर्ड होगा ऑफिसर अपॉइंट करेगी, स्टाफ रिक्वायर्ड होगा स्टाफ अपॉइंट कर लेगी। The authority shall by regulations prescribe the procedure for appointment of its officer, servant, advisor, consultant, expert and the terms and condition of their services। ठीक है, the authority shall by regulations prescribe the procedure of an appointment। जो भी अपॉइंटमेंट वो करेगी, जो भी रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड हुई है कि किस तरह से ऑफिसर्स वगैरह को अपॉइंट करना है, उसको फॉलो करते हुए उनके टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करके अथॉरिटी जो है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा एक मिनट, एक सवाल है, कैबिनेट, कैबिनेट क्या होती है? देखिए कैबिनेट भी एक बॉडी होती है, जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ कैबिनेट बनी हुई होती है आपको पता है, और हर कैबिनेट का एक मिनिस्टर भी अपॉइंट हुआ होता है। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्री अपॉइंट हुई होती है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और फिर वो जो है उसमें एक मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, तो वो अपने अपने एरियाज को देख रही होती है। तो ये उसी के लिए है कि जो भी कैबिनेट पेपरा के लिए बना हुआ है उसको पेपरा अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह तमाम चीजें दिखाएगा और उसके बाद वो फिर उसको पब्लिक करेंगे। फिर सेक्शन 19 मेंबर्स, ऑफिसर
to public servants. The chairperson, members, director general, officers, servants, advisor, consultant, experts of the authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this ordinance or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of Pakistan Penal Code. देखिए नॉर्मली यही होता है. अभी मैं आपको पहले ये सेक्शन पढ़ा दूं. इस अथॉरिटी में जो भी चेयरपर्सन है, मेंबर दे या जो भी सर्वेंट्स है, एडवाइजर दे, सारी चीजें जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के लिए, इस पेपरा रूल्स की या पेपरा ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड. ठीक है, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं. बेसिकली पब्लिक, वो अलग बात है, वो अपनी पावर यूज पब्लिक पे ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक के ही नौकर कहलाए जाते हैं क्योंकि ये पब्लिक के रिलीफ के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं. ठीक है, आपकी जो पुलिस वगैरह होती है भी पब्लिक सर्वेंट होती है. डेलीगेशन, द अथॉरिटी मे बाय सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज it may deem fit to impose, delegate any of its function or powers to the managing director or one or more members or any of its officer except. देखिए अथॉरिटी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस और लिमिटेशंस को देखते हुए अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर को या अपने किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी ऑफिसर को, ऑफिसर बोल लो हाँ, जो भी उनकी पावर दें उनको वो लिमिटेशंस वगैरह देखते हुए या तो एमडी को कर सकते हैं डेलीगेट या अपने किसी मेंबर को या ऑफिसर को. हर पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है कि किन को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, वो है अप्रूव ऑडिटेड अकाउंट्स, अकाउंट्स को अप्रूव करना, कि ऑडिट अकाउंट्स को अप्रूव करें, ये तो लाभ बोर्ड ही करेगा. ठीक है. रिकमेंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 21. सेक्शन 21 एक एग्जेम्प्ट सेक्शन है, इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते. मेक और रिपील रेगुलेशंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस. ठीक है, कोई भी चीज बनाना या जो भी चीज बनी हुई है इस ऑर्डिनेंस, मतलब जो भी प्रोविजंस इस ऑर्डिनेंस में ऐड करने या जो ऑलरेडी एडेड प्रोविजन है उसके ऊपर कोई आपको प्रॉब्लम है, उसका कोई इश्यू बनाना, रिपील करना मतलब वो खत्म कराना है, तो ये पावर भी आप डेलीगेट किसी भी को नहीं कर सकते. ठीक है, तो तीन तरह की लिमिटेशंस आ गई. एक तो ऑडिट अकाउंट अप्रूव करने की, दूसरी आ गई एग्जेम्पशन ग्रांट करने की, किसी को आप एग्जेम्प्ट करें जो कि सेक्शन 21 में है, या इस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई भी सेक्शन बनाना या उसको निकालने की. ये तीनों पावर आप किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते. पावर टू एग्जेम्प्ट, द अथॉरिटी में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग recommend to the federal government that the procurement of an object or class of object in the national interest be exempted from the operation of this ordinance or any rule or regulation made thereunder or any other law regulating public procurement in federal government. On such recommendation shall exempt the aforesaid object or class of object from the operation of the laws and rules regulations made thereunder. अब देखें पावर टू एग्जेम्प्ट जो है ना, ये है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन पावर जो है वो अथॉरिटी के पास. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज किया जा रहा है तो वो करना आपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो करना तो इस ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन फेडरल अथॉरिटी के पास ये पावर भी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिकमेंड कर सकती है कि इसके लिए आप इस ऑब्जेक्ट के क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को एग्जेम्प्ट कर दें कि वो इस ऑर्डिनेंस को या इन रूल्स को फॉलो करें. अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन ये रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वो पावर है जिसका ऊपर सेक्शन 20 में डिस्कशन हुई थी कि ये पावर भी डेलीगेट किसी एक मेंबर को या किसी एमडी को डेलीगेट नहीं की जा सकती. ठीक है, तो पावर टू एग्जेम्प्ट क्या है कि अथॉरिटी सर्कमस्टांसेस देखते हुए, नेशन का इंटरेस्ट देखते हुए रिकमेंड कर सकती है कि इस ऑब्जेक्ट या क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को आप एग्जेम्प्ट कर दें कि वो ये ऑर्डिनेंस फॉलो ना करें. ठीक है,
फिर 21A कहता है ऑर्डिनेंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन बॉडीज कॉर्पोरेट। किन जगह पे ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस द प्रोविजन देयरऑफ शैल नॉट अप्लाई टू अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज डूइंग अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन schedule to this ordinance which has been privatized pursuant to the privatization commission ordinance। अब देखिए इसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें शायद कंप्लीट नहीं है, मैं उसको दोबारा डाउनलोड करूंगा। उस शेड्यूल में कुछ कंपनीज के नाम लिखे जिनके ऊपर अब ये पेपरा रूल अप्लाई या पेपरा ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड हो गई है। देखिए प्राइवेट कंपनी और प्राइवेटाइज्ड कंपनी में फर्क ये होता है, प्राइवेट कंपनी तो वो होती है जो कि स्टार्ट से प्राइवेटली फॉर्म हुई थी, प्राइवेटाइज्ड वो होते हैं जो पहले गवर्नमेंट थे, बाद में जाके वो गवर्नमेंट थे या पब्लिक सेक्टर थे और बाद में जाके वो प्राइवेटाइज्ड हो गए, जैसे कि यूबीएल बैंक, ठीक है, ये पहले गवर्नमेंट था, बाद में जाके प्राइवेटाइज्ड हुआ था, ठीक है, तो इनको हम प्राइवेटाइज्ड कहते हैं, तो उनके ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। जो भी प्राइवेटाइज्ड कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत कंपनीज प्राइवेटाइज्ड हो गई थी, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेटाइज्ड हुई थी, उनके ऊपर अब ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? अच्छा सेकंड, द फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल दे दिया कि भाई इस शेड्यूल में जो जो कंपनी थी ये प्राइवेटाइज्ड हो गई हैं और इनके ऊपर अब ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में देके उस शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, मतलब उसमें कोई भी एडिशन भी हो सकता है या कोई भी चीज मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में देना जरूरी है। ऑफिशियल गैजेट से मुराद जो भी आपकी कंट्री के लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं उनको हम ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, जैसे कि डॉन हुआ, जंग हुआ, एक्सप्रेस हुआ, ये लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि नेशन वाइड सर्कुलेट होते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। ऐसा ना हो कि एक न्यूज़पेपर सिर्फ कराची में निकल रहा है, कराची में खत्म हो रहा है, वो आपका ऑफिशियल गैजेट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट के लिए जरूरी होता है कि वो पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट हो आपकी कंट्री में और लीडिंग न्यूज़पेपर हो। अच्छा ये भी जरूरी होता है कि एक इंग्लिश अखबार में देना और एक उर्दू अखबार में देना है, ये भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उर्दू अखबार में दे दिया, इंग्लिश में देना भी साथ में जरूरी होता है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे उस शेड्यूल में अमेंड कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिस देके। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, no act or proceedings of the authority or the board shall be invalid by reason only of the existence of a vacancy in or deficit in the constitution of the authority or the board। देखिए अगर कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, कोई भी ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स कोर्ट वगैरह में चल रही है किसी भी तरह की, उनकी वैलिड वो बिल्कुल वैलिड रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बोर्ड का कोई मेंबर रिजाइन करके चला जाए या आपका एमडी रिजाइन करके फिलहाल चला जाए, मतलब कोई भी अगर वैकेंसी आ गई उससे आपकी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैलिड रहेंगी, जैसे चल रही है वो वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। या इनवैलिड हो जाएंगी कि भाई ये एमडी ने प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाई थी, एमडी साहब तो रिजाइन करके चले गए, तो अब ये सारी की सारी इनवैलिड हो गई, नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही चलती रहेंगी जैसे वो चल रही थी, क्योंकि ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो वो इंडैमनिटी, सेक्शन 22 रिपीट कर दें। लेकिन सेक्शन 22 कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो आपकी चल रही है किसी भी लीगल एतबार से, ठीक है, वो चलती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी अगर अथॉरिटी के अंदर कोई वैकेंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था एमडी का, क्या एमडी रिजाइन कर दे तो कैजुअल वैकेंसी आ जाती है। अगर एमडी ने रिजाइन कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसीडिंग सब खत्म हो गई क्योंकि ये पुराने एमडी साहब ने स्टार्ट करी थी और वो तो रिजाइन करके चले गए, नहीं, वो इनवैलिड नहीं होगी, वो बिल्कुल वैलिड रहेगी और वो बिल्कुल अपनी वैलिडिटी उसकी बरकरार रहेगी, ठीक है जी, उसकी वैलिडिटी। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट है इंडेमनिटी। No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the authority, the board, the chairperson, or any member, officer, servant, advisor, or consultant of the authority in respect of anything in good faith or intended to be done under this ordinance or the rules and regulations made there under। देखिए ये बेसिकली इंडेमनिटी है कि इसमें प्रोटेक्ट किया हुआ है
बोर्ड को, अथॉरिटी को, कि अगर कोई भी चीज इस ऑर्डिनेंस को अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी, बोर्ड या कोई भी उनका जो ऑफिसर सर्वेंट इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के लिए, इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के लिए गुड फेथ के तौर पे, बोनाफाइड इंटेंशन के तहत इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन अप्लाई करवाता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल उसने एक जगह देखा कि भाई यहाँ पे काम गलत हो रहा है और वहां पे उसने बोला नहीं, ऑर्डिनेंस ये कहता है कि आपने परचेजिंग इस तरह करनी थी, फॉर एग्जांपल पीआईए, ठीक है, उन्होंने कहा आपने परचेजिंग इस तरह करनी, जो पीआईए उस अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोर्ट जाए तो कोई भी उसको वेलकम नहीं करेगा, कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इंडेमनिटी है कि जब भी इस ऑर्डिनेंस को अप्लाई करने के लिए गुड फेथ के तौर पे इस ऑर्डिनेंस को अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी, बोर्ड मेंबर या कोई भी शख्स, कोई भी स्टाफ वगैरह लेता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं होगी, कोई भी उसके अगेंस्ट में चीज नहीं चल सकती, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती। फिर सेक्शन 24 कॉमन सील का है। कॉमन सील मैंने पहले भी बताया था, देख लेते हैं हम सेक्शन 24 क्या कहता है। सेक्शन 24 कहता है द अथॉरिटी शैल हैव अ कॉमन सील and such seal shall be kept by the managing director or such other person as the chairperson may authorize। कह रहे हैं कि अथॉरिटी के पास एक कॉमन सील होनी चाहिए जो कि कस्टडी में रहेगी, किसके, मैनेजिंग डायरेक्टर की, या कोई भी ऐसा शख्स जिसको चेयरपर्सन ऑथराइज कर दे कि आप अपने पास कॉमन सील रखें। मतलब एक तो वो क्या, एमडी के पास तो अल्टीमेट है कि कॉमन सील उसकी कस्टडी में रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी चेयरमैन किसी और को ऑथराइज कर सकता है, ये पावर रखता है कि आप कॉमन सील को अपनी कस्टडी में ले लें। Second, the seal shall be authenticated in the same manner as may be prescribed by the regulations, and any document purported to be sealed with the seal so authenticated shall be receivable as evidence of the particular stated in the document। देखिए, पहली बात रूल में बताया गया है कॉमन सील के बारे में कि सील की ऑथेंटिकेशन बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे कि रूल्स में बयान किया गया है, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि रूल्स में बयान किया गया है उसी तरह से सील की ऑथेंटिकेशन होगी। और इसके अलावा अगर किसी डॉक्यूमेंट पे सील लगी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक एविडेंस के तौर पर ऑथेंटिकेटेड होगा। वाइंडिंग अप, 24 का सेकेंड पार्ट दोबारा बता देता हूं। देखें, सील जो है वो उसकी भी एक ऑथेंटिकेशन का तरीकेकार है, उसका भी एक रेगुलेशन में, रूल्स में बयान किया गया है। आगे जब पेपर, अभी आप पेपर ऑर्डिनेंस पढ़ लें, अभी रूल भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो रूल में बयान किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से उसको ऑथेंटिकेट करना है। एंड एनी डॉक्यूमेंट purported to be sealed with the seal so authenticated shall be receivable as evidence of the particular stated in the document। और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको सील किया जाएगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी पर्टिकुलर्स वगैरह लिखे हुए थे वो तमाम के तमाम ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है तो उसको ऑथेंटिकेशन मिल जाती है। जैसे कि आपकी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा वो सील्ड हुआ हुआ है। सील्ड का मतलब यही कि अब इसको ऑथेंटिकेशन है कि आप मैट्रिक करे हुए, उस पर ऑथेंटिकेशन आ गई है। ठीक है, अब सेक्शन 25 है वाइंडिंग अप। No provision of law relating to winding up of bodies corporate shall apply to the authority, and the authority shall not be wound up except by the orders of the federal government in the same manner as the federal government act। कहते हैं कि कोई भी लॉ में, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में लिखे हुए वाइंडिंग अप के सेक्शंस, कि बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह को, कंपनीज को किस तरह से वाइंड अप करना है, वो अथॉरिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अथॉरिटी के ऊपर कोई भी वाइंडिंग अप का सेक्शन अप्लाई नहीं होता। इसको वाइंड अप सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के नोटिस पे किया जा सकता है। जब फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन ले तो ही वो इसको वाइंड अप कर सकती है, और वही इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट करेगी कि किस तरह से इसको वाइंड अप करना है। Power of the federal government to make rules. The federal government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purpose of this ordinance।
कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में, देखिए ऑलरेडी उन्होंने बनाए हुए भी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो कोई ऐड या डिलीट कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करके कि किस तरह से इस ऑर्डिनेंस को यूज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी। फिर है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस। अब इससे साफ जाहिर होता है कि रूल्स बनाने की अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट के पास है अथॉरिटी की पावर, देखेंगे अथॉरिटी की पावर कैसी है रूल बनाने की। द अथॉरिटी may make regulations not inconsistent with the provision of this ordinance and the rule made thereunder for carrying out of this purpose ordinance, carrying out the purpose of this ordinance। कहते हैं अथॉरिटी भी रूल बना सकती है, लेकिन अथॉरिटी को दोनों चीजें देखनी है कि जो रूल अथॉरिटी बनाएगी ना ही वो इस ऑर्डिनेंस से इनकंसिस्टेंट हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, और ना ही वो जो पेपरा रूल्स दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपरा रूल्स दिए हुए ना उनसे इनकंसिस्टेंट हो। मतलब अथॉरिटी ने जब भी रूल बनाना है तो दोनों चीजों को देख के बनाना है कि ना ही ये ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहे हो और ना ही ये रूल को किसी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटी ने रेगुलेशंस बनानी है। मतलब अथॉरिटी का बनाया हुआ रूल बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए दोनों से, ऑलरेडी जो एक तो इस ऑर्डिनेंस से और ऑलरेडी जो रूल सेटअप हुए हुए बाय फेडरल गवर्नमेंट उससे भी, दोनों से बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे आके आपका पेपरा ऑर्डिनेंस जो है खत्म हो गया। अब पेपरा रूल की बारी है। पेपरा ऑर्डिनेंस हमारा एंड हो गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? डेलीगेशन का सेक्शन पूछना है या सिर्फ डेलीगेशन का वर्ड के मीनिंग पूछना है? सेक्शन चले मैं बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा था कि अथॉरिटी जो है वो पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, ठीक है, एमडी को भी या किसी भी ऑफिसर्स को, लेकिन 3 पावर देती हैं जिसपे लिमिटेशंस थी। पहली के अप्रूव्ड ऑडिट अकाउंट्स के अकाउंट्स का अप्रूवल डेलीगेट नहीं कर सकता किसी को। दूसरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, जैसे कि हमने रिकमेंडेशन का सेक्शन 21 पढ़ा था कि अथॉरिटी अगर चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट या क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि आप जो है इसको इस ऑर्डिनेंस से एग्जेम्प्ट कर दें, इसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई ना करें। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये पावर भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। फिर कोई भी इस ऑर्डिनेंस में चीज बना, मेक और रिपील रेगुलेशंस, कोई भी रेगुलेशन बनाने की अपील करना या रेगुलेशन खत्म करने की अपील करना, ये भी डेलीगेट नहीं की जा सकती अथॉरिटी। ये तो ये 3 लिमिटेशन है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो डेलीगेट की जा सकती है एमडी को या किसी भी मेंबर को, ठीक है। और कुछ पूछना है? अच्छा मैं आप लोगों को जरा एमसीक्यू सेंड कर दूं। अभी आप लोग व्हाट्सएप पे तो एक्टिव है ना? एक बात बताएं, अभी आप लोगों की पार्टनरशिप की अगर तैयारी है तो मैं अभी ही आप लोगों का टेस्ट ले लेता।
देखिए ये आप लोगों का टेस्ट है पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप लोगों के पास। यस सर, ले लें सर, एक बच्चे की तैयारी है, बाकी की नहीं है। देखिए ये आप लोगों का तकरीबन टेस्ट है पार्टनरशिप का, ठीक है। इसमें भी तकरीबन 70 एमसीक्यूज हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत छोटा सा एरिया था और आपके पास 4 चैप्टर थे उसमें से, तो ये 70 एमसीक्यूज हैं, इनको भी आप सॉल्व कर लें और कोशिश करेंगे कल तक ही आप इसको सॉल्व कर लें, ताकि मैं कल इसके आंसर्स वगैरह सेंड कर दूंगा। और वो जो है आप लोग मुझे बता दिएगा कि किसके कितने ठीक हुए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उसके तो तकरीबन सारे पास हो गए थे, ठीक है। तो ये भी आप देख लें और इसके अलावा फिर ये आप लोग करके कर लें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं सेल ऑफ गुड एक्ट भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास जो पेपरा रूल है वो डाउनलोड नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ तक की क्लास रख रहा हूँ, जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। जब मेरे पास वो डाउनलोड करके फिर कल मैं उसको कंटिन्यू कर लूंगा आपके पास। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हमारा कोर्स भी एंड हो जाएगा। सर मुझसे ग्रुप लेफ्ट हो गया है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपना नंबर दोबारा सेंड कर दो मुझे, ग्रुप में ऐड कर लूंगा। लेफ्ट हुआ नहीं होगा, तुमने करा होगा, ठीक है। नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, नंबर इधर मत भेजें, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर, मैं ग्रुप पे ऐड कर लूंगा आपको, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज वगैरह इसको देख लीजिएगा। पेपरा मेरे पास रूल्स जो है वो अभी डाउनलोड नहीं है, तो कल करूंगा। तो कल और परसों में शायद हमारा पेपरा रूल जो है वो एंड हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में हमारी जो क्लासें होंगी फिर वो हमारी लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान होंगी, जो कि लास्ट एरिया होगा हमारा। 10% कोर्स है और बहुत छोटा सा एरिया है वो, तो वो भी हमारा तकरीबन एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में इसका कोर्स आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो तो पेपरा रूल कल स्टार्ट होगा, तो पेपरा ऑर्डिनेंस को आप देख लीजिएगा, आज मैंने शेयर करा दिया है, तो उसमें भी अगर कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो भी ड्राई है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ठीक है जी। यहीं तक रखते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।